लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं जॉम्बी मूवी। अब जॉम्बी मूवी है तो इंट्रो देना बेकार है, चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां मार्को नाम का बच्चा अपने पिता जेम्स के साथ रहता है। पूरे शहर में अचानक से जॉम्बी वायरस फैल चुका है और देखते देखते पूरे शहर के लोग उस वायरस का शिकार हो गए हैं। कुछ लोग जंगलों में जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हम सबको पता है कि जंगल में बिना किसी संसाधन के जीवित रहना कितना मुश्किल होता है। इन्हीं मुश्किल हालातों से जेम्स और मार्को गुजर रहे हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि यहाँ रहते हुए उन्हें कितना समय हो चुका है। मार्को सिर्फ 5 साल का है जो किसी खतरे का सामना नहीं कर पाता, लेकिन हम सबको पता है कि जंगल का कानून एक ही है, जीवित रहना है तो शिकार करना पड़ेगा, वरना कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शिकार बना देंगी। इसलिए जेम्स मार्को को गन चलाना सिखा रहा होता है ताकि कभी अगर खतरा आ जाए तो वह अपने आप को डिफेंड कर पाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि 5 साल का बच्चा इतनी आसानी से गन तो नहीं चला सकता। यही मार्को के साथ भी होता है। वह गन चलाना तो दूर, गन का सेफ्टी लॉक तक नहीं खोल पाता। यह देखकर जेम्स को गुस्सा भी आता है कि क्यों नहीं सीख पा रहा है। वो मार्को को डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, इतनी बार सिखाने के बावजूद भी तुम कर नहीं पा रहे, हद है। इस तरह गुस्से में वो सोने चला जाता है और मार्को अपने पिता से काफी डरता था क्योंकि उसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई नहीं है। माँ तो बेचारी काफी समय पहले दुनिया से गुजर चुकी है और तब तो मार्को को अक्ल तक ढंग से नहीं आई थी, इसलिए उसे नहीं पता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। अब जेम्स मार्को को मोटिवेट करने के लिए एक कहानी अक्सर सुनाया करता है। कहानी के अनुसार एक जादुई फेरी है जो जंगलों में रहा करती थी। बच्चों को उससे काफी ज्यादा प्यार था और वो भी बच्चों को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से वो फेरी कहीं गायब हो गई। उसके बाद से ही जॉम्बीज ने पूरे शहर पर हमला शुरू कर दिया। जिस दिन वो फेरी मिल जाएगी उस दिन से सारे जॉम्बीज खत्म हो जाएंगे। लेकिन फेरी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। कहा जाता है कि एक ऐसा चुना हुआ बच्चा होगा जो स्टोन वैली के अंदर जाकर फेरी को ढूंढेगा, और वो चुना हुआ बच्चा कोई और नहीं मार्को ही है। इसीलिए मार्को को ताकतवर बनना है, हिम्मत वाला बनना है, ताकि वो फेरी को ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, जेम्स ने यह कहानी मार्को को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बनाई है और इसीलिए मार्को के दिल और दिमाग में बैठ चुका है कि मैं ही वह चुना हुआ बच्चा हूँ जो फेरी को ढूंढकर दुनिया को बचाएगा। मार्को के हाथ पर एक अजीब सा निशान भी बना होता है जो कि अल्फाबेट M जैसा दिखाई देता है। वैसे मार्को का मानना है कि यही निशान देखकर मेरे पिता ने मेरा नाम M से मार्को रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस निशान का असली मतलब क्या है आखिरी में पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मार्को हमेशा जंगल के बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। उसने तो आज तक कभी जॉम्बी को अपनी आंखों से देखा भी नहीं, क्योंकि जेम्स हमेशा मार्को को बचा कर रखता है। और जंगल में जहाँ झोपड़ी बनाकर जेम्स रहता है ना, उससे ज्यादा दूर वो मार्को को जाने भी नहीं देता, क्योंकि क्या पता कभी कहीं से कोई जॉम्बी आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जेम्स जब भी जानवर का शिकार करने जाता है तो मार्को चुपके से झोपड़ी से बाहर आ जाता है और अपने आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करने में लगा होता है। तो ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते उसको थोड़ी दूर एक वैन दिखाई देती है। वैन के अंदर झांककर उसे कोई खिलौना मिलता है तो खिलौना लेने के लिए मार्को वैन के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर निक नाम का एक बच्चा आता है जो कि वैन के अंदर अपनी माँ के साथ रहता है। निक एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी है। हालांकि वो मार्को से एज में थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन अकल उसको मार्को से भी ज्यादा कम है। तो वो मार्को को वैन में देखकर खुश हो जाता है कि चलो कोई तो आ गया मेरे साथ खेलने के लिए। इसलिए वो दोनों आपस में वहाँ पर खेलने में लगे होते हैं। मार्को भी काफी टाइम के बाद किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलकर बड़ा खुश होता है। फिर निक उसको अपना एक खिलौना भी देता है ताकि मार्को घर जाकर उस खिलौने के साथ खेल पाए। लेकिन जैसे मार्को घर की ओर जा रहा होता है तभी वहाँ पर निक की माँ पहुँच जाती है, जिसके पास थी गन। इसीलिए मार्को उससे डर जाता है कि कहीं ये मुझे मार ना दे। पर निक की माँ कहती है कि नहीं नहीं बच्चे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। वो कुछ बेरीज भी दोस्तों मार्को को देती है ताकि बाद में वो उसको आराम से खा पाए। इसलिए मार्को बेरीज को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ जेम्स तो उस पर बहुत चिल्लाता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम घर से बाहर क्यों गए।
देखो आज के बाद ऐसी गलती दोबारा की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मार्को भी दोस्तों डरते हुए कहता है कि माफ कर देना पिताजी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मार्को जब से निक की माँ से मिला था उसको अपनी माँ की याद आने लग गई थी कि मेरी माँ कहाँ होगी, काश वो मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। पता नहीं वो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अब अगले सीन में मार्को अपने पिता को ढूंढ रहा होता है क्योंकि काफी टाइम हो गया था वो घर नहीं आए थे। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में थोड़ा दूर आ जाता है जहाँ उसके पिता की आवाज उसे सुनाई देती है। वो जैसे ही दूर से झांक कर देखता है कि उसके पिता क्या कर रहे हैं और तब वो जो चीज देखता है ना उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पिता ने निक की माँ को शूट करके मार दिया था। पर मार्को को समझ नहीं आता कि यह क्यों हुआ, आखिर मेरे पिता ने ऐसा किया क्यों। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वह अपने पिता से कुछ भी सवाल कर पाए। इसके बाद रात को मार्को मोबाइल पर अपनी माँ की पुरानी वीडियोस देख रहा होता है और ये वीडियोस तब की होती है जब वायरस फैलना शुरू हुआ था। उस वीडियो में मार्को की माँ कह रही है, ना जाने मेरे बच्चे तुम ये देख भी पाओगे या नहीं, लेकिन अगर कभी तुम्हें ये वीडियो दिखी तो ये बात याद रखना कि मम्मा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं तुम्हारे पिता ने। लेकिन दोस्तों वो आगे कुछ कह पाती, यहीं पर वीडियो खत्म हो जाता है। वो आगे क्या कहना चाह रही थी वो तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। इसी वजह से मार्को को अक्सर लगता है कि कहीं मेरे पिता ने ही मेरी माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने निक की माँ को मारा, कहीं उन्होंने मेरी माँ को भी तो नहीं मार दिया। आज तक मैंने कभी कोई जॉम्बी नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉम्बी एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या पता मेरे पिता का दिमागी संतुलन बिगड़ गया हो, इसीलिए वो जॉम्बीज वगैरह की बात करते हैं, जबकि ऐसा कुछ हो ही ना। इस तरह के ख्याल मार्को के दिमाग में आ जाते हैं। जब से उसने निक की माँ को मरते हुए देखा था ना, तो तब से उसके दिमाग में बस अपने पिता के प्रति शक पैदा हो गया है और फिर मार्को अपने पिता के उठने से पहले घर से भाग जाता है और तुरंत निक को वैन में आकर मिलता है। कहता है कि ब्रो जल्दी यहाँ से सामान पैक करो, हमें भागना है। यहाँ से मार्को को लग रहा था कि कहीं उसके पिता उसे और निक को भी ना मार दे, तो निक कहता है कि मेरी मम्मा कहाँ है, मुझे उनके पास जाना है। हालांकि दोस्तों मार्कोस को बताता नहीं कि असल में क्या हो गया है तुम्हारी माँ के साथ। वो सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारी माँ जा चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी। अब से हम दोनों को ही इस जंगल से बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ जेम्स की जब आंख खुलती है और घर में वो मार्को को नहीं पाता तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि यह शैतान लड़का 1000 बार मना करने के बावजूद भी भाग जाता है। बताओ, वो पागलों की तरह मार्को को यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढता है, सोचता है कि कहीं कोई जॉम्बी मार्को को अपना शिकार ना बना ले, लेकिन हर जगह छानबीन करने के बाद भी उसको मार्को कहीं दिखाई नहीं देता। इधर मार्को और निक जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें आसपास किसी के होने का आभास होता है। ऐसा लग रहा है कि कोई जंगलों से होते हुए उनके करीब आ रहा है। इस चीज से दोनों को घबराहट भी होती है। आखिर बच्चे जो ठहरे तो वो तुरंत सामने खड़ी है। गाड़ी के अंदर छुपकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब उस गाड़ी को चारों तरफ से जॉम्बीज घेर लेते हैं। ओह, यानी कि जॉम्बीज सच में एग्जिस्ट करते हैं। और यह भी क्लियर हो गया है कि ये जेम्स के दिमाग का वहम नहीं था। मार्को बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि ये सब क्या है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें कैसे करें। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो एक के बाद एक करके सारे जॉम्बीज को शूट करके मार देता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जेम्स है, जो अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। तो वो गाड़ी के अंदर से मार्को को तुरंत बाहर निकालता है, उसको अच्छे से चेक करता है कहीं किसी जॉम्बी ने काटा तो नहीं। इसको उसी गाड़ी में उसको निक भी दिखाई देता है, लेकिन जेम्स निक को बाहर नहीं निकालता क्योंकि उसे निक से कोई मतलब ही नहीं होता। इसके बाद वो मार्को को लेकर वहां से जाने लग जाता है, पर मार्को कहता है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपने पहले निक की माँ को मारा, उसके बाद उसको भी ऐसे मरता हुआ छोड़कर मैं नहीं जा सकता। आप बिल्कुल निर्दय इंसान हो। मुझे तो लगता है कि आपने ही मेरी माँ को भी मारा होगा। ये सुनकर जेम्स कहता है कि देखो बच्चे, तुम समझ नहीं रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जॉम्बीज किसी को काट लें, इंसान भी उनकी तरह बन जाता है। निक की माँ को भी जॉम्बी ने काट लिया था,
इसीलिए मैंने उनकी जान ली। लेकिन तभी वहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो निक की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए जेम्स मार्को को वहीं पर छुपाकर निक को बचाने जाता है, क्योंकि मार्को की बात उसके दिल पर लग गई थी। तो वो ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए निक को बचाने चला जाता है। पर तभी दोस्तों, जहाँ मार्को छुपा हुआ था वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। मार्को को तो गन चलाना आता नहीं, पर उसको जेम्स की डांट याद थी। इसीलिए वो आखिरकार डरते हुए ही ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। और पहली बार इस चीज़ को देखकर जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि शाबाश मेरे बच्चे, आखिरकार तुम गन चलाना सीख ही गए। वो निक को बचाकर जैसे मार्को के पास लेकर आता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसके हाथ में काट लेता है। और यहाँ जेम्स समझ चुका था कि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा। वो खुद को हथकड़ी की मदद से वहीं पर बांध लेता है ताकि ज़ॉम्बी बनकर वो मार्को को ना मार दे। उसको पता था कि मैं ज़ॉम्बी बना तो अकेले बिना किसी उम्मीद के मार्को ऐसे जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वह मार्को को उम्मीद देता है, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहता है, बेटा मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, बताओ वो आज भी जिंदा है। मैंने तुम्हें फेरी की कहानी बताई थी ना, वो फेरी ही तुम्हारी माँ है। अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो खुद को जिंदा रखना और कोशिश करते रहना कि तुम उस फेरी को ढूंढ सको। जबकि दोस्तों, असल में तो मार्को की माँ कब का ज़ॉम्बी का शिकार बनकर मर चुकी थी। जेम्स ने मार्को को झूठ कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है, क्योंकि इससे होगा यह कि इस झूठ से मार्को को इस अकेली दुनिया में जीने का सहारा मिलेगा, वरना सब कुछ तो खत्म हो गया है। बहुत ही इमोशनल सीन होता है। वैसे मार्को को भी एहसास हो चुका था कि वह अपने पिता को गलत समझ रहा था, लेकिन उसके पिता बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जेम्स उससे कहता है कि जाओ निक, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। मार्को यह कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, फिर भी वो जेम्स की आखिरी बार डांट सुनकर डरते डरते चला जाता है। जैसे वो जाता है उसको गोली चलने की आवाज आती है, यानी कि ज़ॉम्बी ना बनने के लिए जेम्स ने खुद को शूट करके मार दिया। अब मार्को एक बड़े भाई की तरह निक का ख्याल रखता है। रात को उसे वही फेरे की कहानी सुनाकर सुलाया करता है, बिल्कुल एक मैच्योर इंसान की तरह। क्योंकि दोस्तों, मैच्योरिटी एज नहीं बल्कि हालात और जिम्मेदारी सिखा देती है। यही चीज अब मार्को भी सीख चुका था। दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और निकल पड़ते हैं स्टोन वैली को ढूंढने के लिए, ताकि वहां जाकर वो फेरी को ढूंढ पाए। आगे बढ़ते हुए उनको एक आदमी दिखाई देता है जो इफेक्टेड नहीं होता। वो मार्को और निक को देखकर हैरान भी रह जाता है कि ऐसे हालात में दो बच्चे अकेले सरवाइव कैसे कर रहे हैं। इसलिए वो दोनों बच्चों को खाने पीने की चीजें देकर उनसे पूछता है कि बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम। मार्को कहता है कि हम स्टोन वैली जा रहे हैं। वो आदमी कहता है, माफ करना बच्चों, इस सफर में तुम्हारा साथ देना तो मैं चाहता हूँ लेकिन दे नहीं सकता। तो वो उन्हें अपना घर भी दिखाता है जिसमें उसका पूरा परिवार ज़ॉम्बी बनकर कैद है। सिर्फ वह आदमी अकेला बचा हुआ है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह उन्हें अपने घर में कैद करके रखता है और जानवर वगैरह खिलाया करता है ताकि वह जिंदा रहे, शांत रहे। मार्को भी इसके बाद उस आदमी का शुक्रिया अदा करके निक के साथ निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हुए वो दोनों एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से वीरान हो चुका था। तभी ट्रेन के अंदर से कई सारे ज़ॉम्बीज अपने हाथ बाहर निकालते हैं ताकि दोनों बच्चों को पकड़ पाए, लेकिन दोनों तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर ज़ॉम्बीज की आवाज को सुनकर दो आदमी पहुंच जाते हैं। उनके पास गन भी होती है। वो दोनों आदमी मार्को और निक को इफेक्टेड ना देखकर अपनी गाड़ी में डाल देते हैं, जो गाड़ी सीधे उन्हें आदमियों के ठिकाने पर रुकती है जहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। उन लोगों का एक लीडर भी होता है। सारे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अकेले रहते रहते सभी का दिमाग 10 संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका है। उनका जो लीडर होता है वो निक को देखकर ये समझने लगता है कि निक कोई एंजल वगैरह है जो हमें बचाने आया है, क्योंकि निक को डाउन सिंड्रोम होने की वजह से उसका चेहरा भी सभी को थोड़ा अलग लगा। इसलिए वो निक को अपने साथ रखकर मार्को को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन मार्को ऐसे यहाँ पर बंद होकर नहीं रह सकता था।
उसे टेंशन होती है कहीं ये लोग निक के साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए वो चुपके से नजर रखने लग जाता है कि असल में ये लोग निक के साथ क्या करेंगे। उन आदमियों का जो लीडर होता है उसके पास एक खराब रेडियो भी है जिसमें वो बार बार सेम चीज रिपीट करता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, अगर कोई हमारी आवाज सुन पा रहा है तो हमें आकर बचा लो। अब रात को उन आदमियों में से एक बंदा मार्को को काल कोठरी से निकाल कर कहता है, भाग जाओ बेटा यहाँ से, वरना हमारा लीडर तुम्हें मार देगा। इसलिए मार्को उसके सामने तो भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से उनके ठिकाने पर आता है और जब सब सो रहे होते हैं तो वह चुपके से निक को भी अपने साथ लेकर निकल जाता है, बड़ी एहतियात और होशियारी से। अब आगे बढ़ते बढ़ते निक को प्यास भी लगने लगी तो मार्कोस उसे एक जगह छुपाकर पानी ढूंढने चला जाता है। सामने खंडहर बिल्डिंग होती है तो मार्कोस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करता है इस उम्मीद में कि कहीं से पानी मिल जाए। फिर बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते समय उसे बहुत सारे बच्चों के कपड़े और जूते बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। मार्कोस के कपड़े थोड़े फट गए थे और जूते भी, तो वह उन्हें बदल लेता है। साथ ही उसे आधे खाली पानी की बोतल भी मिल जाती है, इसलिए वह जैसे ही पानी लेकर निक के पास जा रहा होता है तभी दूर से उन आदमियों का लीडर देख लेता है जो निक को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर तुम हमें बचाने वाले एंजल होते तो ऐसे छोड़कर न जाते, इसलिए तुम्हें मरना होगा। लेकिन जैसे ही वह उसे शूट करने वाला होता है वहाँ पर 2 सार्जेंट्स पहुँच जाते हैं जो इस लीडर और उसके साथियों को शूट करके मार देते हैं। इससे मार्कोस बच जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। वह उन सार्जेंट्स के पास गया भी नहीं था कि उस लीडर की गन जो निक के पास ही गिरी हुई थी उसे निक खिलौना समझकर उठा लेता है और उसे सार्जेंट्स के सामने कर देता है। सार्जेंट्स की नजर निक पर पड़ती है और उन्हें बस गन दिखती है, इसलिए हड़बड़ी में वह सार्जेंट गोली चला देता है और गोली सीधे लग जाती है निक को। बेचारा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। सार्जेंट को भी अफसोस होता है कि यह क्या हो गया, मुझसे यह सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन दूर खड़ा मार्कोस यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह सोचता है कि उसके पास सिर्फ निक था और वह भी चला गया, अब वह अकेला कैसे रहेगा। वह लगातार स्टोन वैली को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। उसे लगता है कि यह सिर्फ कहानी ही थी, हकीकत में कोई फेरी और स्टोन वैली नहीं है। यह सारी बातें सोचकर मार्कोस एकदम से उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब करें तो करें क्या। तभी उसकी नजर शहर की तरफ जाती है जहाँ कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उन्हें देखकर मार्कोस को लगता है कि कहीं यही तो स्टोन वैली नहीं है, क्योंकि यह बिल्डिंग्स वैली की तरह लग रही हैं। इसलिए वह शहर के अंदर चला जाता है जहाँ जैसे जॉम्बीज का बसेरा हो। हर तरफ सिर्फ जॉम्बीज घूम रहे होते हैं क्योंकि यहीं से जॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई थी। मार्कोस जॉम्बी से बचते हुए एक अस्पताल के अंदर आ जाता है। वहाँ एक वार्ड में उसे एक डॉक्टर की जॉम्बी दिखती है जो खिड़की की तरफ मुंह किए हुए है। मार्कोस जैसे ही पीछे से उसे देखता है तो वह बड़ा खुश होता है। उसे लगता है कि यह उसकी माँ है, क्योंकि उसकी माँ भी एक डॉक्टर थी और उसकी जो फोटो मार्कोस के पास थी उस फोटो में भी मार्कोस की माँ ने डॉक्टर वाला कोट पहन रखा था, जैसे कि इस जॉम्बी ने भी पहन रखा है। मार्कोस खुशी के मारे उसे अपनी माँ समझकर पीछे से गले लगा लेता है और कहता है कि माँ, अब से आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वह तो ठहरी एक जॉम्बी। वह तुरंत बेचारे मार्कोस को हाथ में काट लेती है, जिससे अब जाकर मार्कोस को पता चलता है कि उसने गलती कर दी। उसने एक जॉम्बी को अपनी माँ समझ लिया, मगर यह गलती तो उससे हो गई थी। उसकी भरपाई करने का दूसरा मौका उसे नहीं मिलेगा। वह तेज देह रोते हुए उस वार्ड से बाहर आ जाता है और डॉक्टर जॉम्बी से बचने के लिए वार्ड का दरवाजा बंद कर देता है। मार्कोस एकदम से टूट चुका था। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं भी जॉम्बी बन जाऊंगा। तभी वहाँ पर कई सारे सार्जेंट्स आने लगते हैं, क्योंकि सार्जेंट्स को ऑर्डर दिया गया था कि शहर के अंदर जितने भी जॉम्बीज हैं उन्हें मारकर बिना इन्फेक्टेड बच्चों को सुविधा में लाया जाए।
लेकिन बच्चों को क्यों ले जाया जा रहा है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा दोस्तों। वहीं पर किसी मंत्री का होलोग्राम भी मौजूद होता है जो ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए सार्जेंट्स को हुक्म दे रहा था। मंत्री कहता है कि हमने सारी उम्मीदें खो दी हैं, लेकिन एक आखिरी उम्मीद बची हुई है। अगर हमें वो चुना हुआ बच्चा मिल गया तो वह दुनिया को ज़ॉम्बी वायरस के खतरे से बचा लेगा। तभी वहाँ पर एक महिला सार्जेंट आती है जो मार्कोस को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि मार्कोस इन्फेक्टेड है, तो वह उसे शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन मार्कोस उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा था लेकिन वह मुझे नहीं मिली। मुझे पता है। क्या आप मुझे मारना चाहती हो? आप मुझे मार सकती हो, लेकिन बस एक बार मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्हें मैं गले लगा सकता था वो सब तो खत्म हो गए। यह सुनकर उस महिला सोल्जर की भी आंखें नम हो जाती हैं। मार्को उसे अपने हाथ पर बने निशान को दिखाकर कहता है, देखो मेरा नाम मार्को है और यहाँ एम भी लिखा हुआ है। उस निशान को देखकर सोल्जर एकदम हैरान हो जाती है। वह अपने साथियों से कहती है, मार्को के ऊपर वह निशान है, मतलब यही है वह बच्चा। इसके बाद वह मार्को को अपने साथ लेकर जाने लगती है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि मार्को अभी तक जंबी काटने के बावजूद इफेक्टेड नहीं हुआ है। इसी सीन के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अब रुकिए जरा, मूवी में बताया तो नहीं गया कि आखिर में क्या हुआ, तो मैं एक हिंट्स देती हूँ ताकि स्टोरी को समझने में आसानी हो। असल में जिस चुने हुए बच्चे की बात हो रही थी और जिस मंत्री कह रहा था कि वह मार्को ही था, जिसे उस निशान ने कंफर्म भी कर दिया था। मार्को को पता नहीं था, लेकिन उसके अंदर ऐसी ताकत है कि ज़ॉम्बी के खतरे के बाद भी वो इफेक्टेड नहीं हुआ। इसी वजह से सारे लोग उस चुने हुए लड़के को ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है मार्को के डीएनए से ऐसा एंटीडोट बनाया जाए जिसकी मदद से ज़ॉम्बीज़ को फिर से इंसान बनाया जा सके। इसी वजह से मार्को वह इंसान बनेगा जो दुनिया को बचाएगा। जेम्स की बनाई हुई कहानी काफी हद तक सही हो जाती है और मार्को ही वह इंसान बन जाता है जो दुनिया को बचाएगा। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।